नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव में हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की और हर खबर पर हमारे सहयोगी देंगे अपडेट। शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आज अधिवेशन रायपुर जाने के लिए दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस तरीके से पवन खेड़ा को इंडिगो एयरपोर्ट से आज दिल्ली एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद आसाम की पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन उसके बाद पवन खेड़ा को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। पवन खेड़ा ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई थी, तो उसको देखते हुए असम की पुलिस ने उन पर केस दर्ज कर लिया गया था। लेकिन उसी के बाद जैसे ही कांग्रेस नेता एयरपोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन करने लगे थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना था मोदी सरकार की जो तानाशाही है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब बात की जाए पवन खेड़ा की, तो पवन खेड़ा जो है अब कांग्रेस के नेता हैं, उनको अभी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। और उधर यूपी विधानसभा में चौथे दिन की कार्यवाही में क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज विपक्ष ने जमकर सरकार पर हमला बोला। खुद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार को लेकर कई आरोप सरकार पर लगाए। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से बातें कही गई, जिस तरीके का बजट जारी किया गया उसको लेकर हो या फिर अन्य मसलों को लेकर, चुनाव से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से वादे किए थे, अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उसके अंदर जो बातें कही गई थी उनको पूरा करने को लेकर सरकार ने इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किए हैं। किसी भी तरीके के बजट का अलॉटमेंट नहीं किया गया। ठीक इसी तरीके से इसके अलावा और जो मुद्दे थे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का रहा हो मुद्दा या फिर महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर, सभी मुद्दों पर अखिलेश यादव ने आज जमकर हमला बोला। चौथे दिन शिवपाल यादव जो थे वो भी धरने पर बैठे सदन के अंदर और कहीं ना कहीं एक बड़ा कह सकते हैं हंगामा साफ तौर पर देखने को मिला। विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से हंगामा किया जा रहा था, इसके चलते सदन की कार्यवाही को भी आज स्थगित करना पड़ा। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। ने बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश किया। बजट में क्या कुछ रहा खास, बता रही हमारी सहयोगी पूजा झा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री आज हरियाणा के लिए 2023 और 24 का बजट पेश किया। 1,83,950 रुपए का बजट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया। उन्होंने बताया इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार बजट में 11.6% की बढ़ोतरी की गई है। बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बजट में अब बुजुर्गों को 2,750 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 साल से घटाकर 60 साल करने का प्रस्ताव बजट में मुख्यमंत्री ने रखने की घोषणा की। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने कहा, साल 2023 और 24 में सरकार की योजना 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने की है। एकीकृत सैनिक सदन परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, क्लिनिक, कैंटीन और लिफ्ट और रैंप के साथ एक कॉमन हॉल होगा। आपको बता दें 23-24 के लिए सैनिक और अर्ध सैनिक क्षेत्र के लिए 136 करोड़ रुपए आवंटित करना इस बजट में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया गया। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बुजुर्गों का, सैनिकों का, किसानों का, हर वर्ग का इस बजट में ध्यान रखा गया है। अब देखना होगा कि ये बजट जनता के लिए कितना सार्थक होगा। जब बजट धरातल पर उतरेगा, ये तभी सामने आएगा कि जनता के लिए ये बजट कितना लाभदायक है, कितना फायदेमंद रहा है। कैमरामैन चैंकी के साथ पूजा झा। दिल्ली एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव संपन्न होने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि सदन के अंदर जमकर हंगामा देखने को मिला। खबर की पड़ताल की हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित ने। चुनाव में मेयर के चुनाव के बाद अब डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। इसके बाद से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था। ये चुनाव कल से ही चल रहा था और इस बीच आपके पार्षद और बीजेपी के पार्षद आपस में एक दूसरे के ऊपर भिड़ गए। उन्होंने जमकर बोतलें फेंकी और कटे हुए सेब भी फेंके। कल शाम को स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई थी। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तरह ही इसमें वोटिंग भी सीक्रेट तरीके से की जानी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी से नवनिर्वाचित मेयर शैली ओब्रॉय ने पार्षदों को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति दी ताकि क्रॉस वोटिंग की आशंका को खारिज किया जा सके। ऐसे में कई पार्षदों ने अपने बैलेट पेपर की फोटो भी खींचे। बीजेपी ने इसका विरोध किया, लेकिन तब तक 47 वोट पड़ चुके थे। 47 वोट डालने के बाद मेयर ने तय किया कि अब फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं किया जाएगा।
इसके बाद से ही हंगामा शुरू हुआ। हंगामा इतना ज्यादा शुरू हुआ कि कार्रवाई जो है, सदन की कार्रवाई कल यानी कि शुक्रवार को 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी के साथ आपको बता दूं कि बीजेपी के पार्षद, बीजेपी के कार्यकर्ता तो कभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पे आरोप लगा रहे हैं, तो वही कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन निकांत गुप्ता के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉच। सपा विधायक विजमा यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 साल पुराने मामले पर उन्हें दोषी करार दिया है और इस खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी शोएब रिजवी ने। समाजवादी पार्टी के विधायक विजमा यादव के लिए आज थोड़ी राहत भरी रही। हालांकि ये कयास लगाया जा रहा था कि उन्हें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। दरअसल सराय इनायत में एक मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसमें उन पर पुलिस पर हमला करने के सहित कई गंभीर मामलों में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके 22 साल पहले ये मामला दर्ज हुआ था। और इस मामले में बाकायदा जो MP MLA कोर्ट वहाँ सुनवाई हुई और उसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। आज जब फैसला सुनाया गया तो न सिर्फ विजमा यादव को 1.5 साल की सज़ा सुनाई गई, बल्कि 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि ये ज़रूर रहा कि उनके लिए राहत की बात रही, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा सज़ा होने पर उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती थी। ऐसे में अब जबकि सज़ा आ चुकी है तो कहीं ना कहीं उनके लिए राहत ज़रूर है। हालांकि कोर्ट की तरफ से उन्हें 1.5 साल की जो सज़ा दी गई है उसमें 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और ये पूरा मामला सराय इनायत थाने में दर्ज हुआ था आज से 22 साल पहले, जिसमें इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया है, उकसाया है और इस तरह के कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसकी बाकायदा प्रोसीडिंग हुई थी। और उसके बाद फैसला सुरक्षित करने के बाद आज जब फैसला आया तो उन्हें 1.5 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना लगाया। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में होना है और इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला ने। राष्ट्रीय कांग्रेस का महाअधिवेशन की संपूर्ण तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। जी हां, दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का महाअधिवेशन 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक होने जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सारी तैयारियां लगभग पूर्ण कर चुकी है। साथ ही साथ कांग्रेसी नेताओं में इस अधिवेशन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी नेताओं से बात करने से उन लोगों का सीधे साफ तौर पर कहना है कि इस अधिवेशन से देश की जनता में एक अलग संदेश जाएगा। आपको ये भी बताते कि छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव होना है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी में इस अधिवेशन से कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि इस बार फिर से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से बनेगी। इतना ही नहीं, इस अधिवेशन को लेकर करीब 2500 से 3000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जो पूरे अधिवेशन को एक स्टॉल के रूप में घेरे रहेंगे, जिससे किसी भी प्रकार का इस अधिवेशन पर विघ्न न पड़े। साथ ही साथ कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि इस अधिवेशन से राहुल गांधी की छवि में और निखार आएगा। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से युवाओं को अपने हक की मांग पर उन्हें लाठी बर्दाश्त करनी पड़ी है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी नितिन चौधरी ने। बिहार के पटना में सरकारी नौकरी की उम्मीद कर रहे BTS के छात्रों के साथ एक बार फिर से पुलिस के जो है लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा है। जिस तरीके से पुलिस बिहार में BTS की सरकारी नौकरी मांग रहे छात्रों को जो है आज पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कहा जाता है कि जिस तरीके से आपकी मांग कर रहे थे BTS के छात्र की उनको जो है BTS में जो है सरकारी नौकरी दी जाए, तो उसी को देखते हुए पुलिस ने कुछ छात्रों को भी जो है हिरासत में लिया है। पूरे बिहार से हजारों अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। अभ्यर्थियों की मांग थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि जाने के बाद भी अभ्यर्थी बहाली नहीं किए हैं। सभी अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय के साथ साथ राजद कार्यालय और JDU कार्यालय पर भी घेराव करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस के बल प्रयोग भी किया गया। इसी दौरान अभ्यर्थी काफ़ी उग्र दिखाई दिए। इससे पहले अभ्यर्थियों ने BTS ऑफिस के बाहर नौकरी की मांग को लेकर 30 जनवरी को प्रदर्शन किया था। इस दौरान भी पुलिस ने लाठीचार्ज का प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा दिया था। इन दिन भी अभ्यर्थी पहले JDU, राजद
और फिर बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार के पटना में बीटीएस की सरकारी नौकरी मांगने की जो अभ्यर्थी वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज बिहार की पुलिस ने उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा। जिस तरीके से बीटीएस के छात्रों का कहना था कि जिस सरकारी नौकरी की जो बात थी नीतीश सरकार ने की थी, लेकिन उसके बाद ही उन्हें नौकरी देने का जो है झांसा नहीं दिया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही आज अभ्यर्थी जो है भाजपा कार्यालय और जेडीयू के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद बिहार की पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दी। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। उत्तराखंड में धामी सरकार के द्वारा नकल विरोधी कानून लागू किए जाने के बाद छात्रों के मन में उत्साह देखने को मिल रहा है। छात्र लगातार इस कानून की मांग कर रहे थे ताकि भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके, और धामी सरकार ने छात्रों की इस उम्मीदों को पूरा किया और अध्यादेश इस कानून पर लाने का काम किया। कानून के लागू होते ही पूरे प्रदेश भर में जो युवा है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट कर रहे हैं। लगातार रैली प्रदर्शन कर रहे हैं, बाइक रैलियां यहाँ पर निकाल रहे हैं और राज्य सरकार का आभार प्रकट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से इस तरह का सशक्त कानून लाने का काम किया गया है जो पारदर्शी तरीके से यहाँ पर काम करेगा और भर्ती परीक्षाओं को संपन्न कराएगा। अभी तक जो नकल माफिया इन भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के हकों पर डाका डालने का काम कर रहे थे, उनकी कमर टूटेगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड का ये युवा अपना सुनहरा भविष्य देखता हुआ नजर आ रहा है और इस सुनहरे भविष्य को साकार करने का काम धामी सरकार ने किया है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और खबर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े उस मामले में फंसे सुकेश चंद्रशेखर से है, जिस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी जूही सिंह ने। ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर जो है इन दिनों मंडोली जेल में बंद है। उनके सेल में जेलर दीपक शर्मा ने सीआरपीएफ की टीम के साथ छापेमारी की और इस दौरान उनके पास से कई लग्जरियस चीजें जो है वो बरामद हुई है। उनके जो है 1.5 लाख के एक चप्पल और 80,000 के 2 जींस जो है वो बरामद हुए हैं। इस दौरान आप वीडियो में देख सकते हैं कि सुकेश काफी रोता हुआ नजर आ रहा है, सिसक कर रोता हुआ है, साथ ही अपने आंसू जो है वो भी पोंछता हुआ दिख रहा है। कुछ महीनों से सुकेश चंद्रशेखर ने अपने पत्रों के जरिए कलाकारों को ही नहीं बल्कि कई नेताओं पर भी निशाना साधा है। सीएम अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भी गंभीर आरोप लगाया है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उधर हमीरपुर में अज्ञात कारणों से एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी रूपेश गुप्ता ने। हमीरपुर में नहीं थम रहा है आत्महत्या का सिलसिला। आज पूरा ताज़ा मामला हमीरपुर के पुराना थाना क्षेत्र के शेखुपुर गांव का है, जहां पर एक युवक ने खेत पर जाकर बम्बुल के पेड़ पर फांसी लगाकर की आत्महत्या। और वहीं पूरा ताज़ा मामला एक हुआ था इसके पहले भी, जो प्रेमी जोड़ों ने आत्महत्या की फांसी लगाकर। आज ये जो मामला हुआ है शेखुपुर गांव का, युवक ने जो आत्महत्या की है उस पर पुलिस को सूचना जैसे ही मिलती पुलिस मौके पर पहुंचती और उस युवक को फांसी खंडे से नीचे उतारती है। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम कर बॉडी को भेज दिया जाता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, इससे पहले भी कई ऐसे मामले हुए हैं, लेकिन ये थम नहीं रहा हमीरपुर ज़िले पे। और उसकी जो डेड बॉडी जैसे ही ले जाते हैं और उसके परिजन पहुंचते हैं, उनका परिजनों का रो रो कर बुरा हाल होता है। पूरा मामला हमीरपुर के शेखुपुर गांव का है। रूपेश गुप्ता, इंडिया वॉइस, हमीरपुर। सिद्धार्थनगर में लोटस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशाओं ने जमकर हंगामा किया और इस खबर की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के लोटन सीएससी पर आज आशा बहू ने सुबह से ही धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वहां के सीएससी प्रभारी के ट्रांसफर को लेके आशा बहू सैकड़ों की संख्या में वहां पहुंची और जिंदाबाद मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। वहीं सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में आशा बहू ने वहाँ के प्रभारी सीएससी के प्रभारी के ट्रांसफ़र हो जाने के बाद वहाँ पहुँची। ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए मौके पर सीएमओ भी पहुँचे और जो है फिर भी लोग वहाँ नहीं माने। काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और गेट में ताला तक भी जड़ दिया और अंदर घुसने नहीं दिया लोगों को। काफ़ी दिक्कतें भी उठानी पड़ी। वहीं मरीज भी आते दिखे लेकिन अंदर प्रवेश नहीं दी आशा बहू ने। जबकि
ये जो है सीएससी प्रभारी के ट्रांसफ़र हो जाने के बाद ये जो है उनका ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए ये प्रदर्शन कर रही थी और लगभग 9 ही बजे वो पहुंच गई और जो है सीएससी में ताला लगा के तब प्रदर्शन की, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे की लगाई। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइस। और बिहार के रोहतास में उस समय हड़कंप मच गया जब मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी दयानंद तिवारी ने। अभी हम पंडित दीनदयाल गया रेलखंड के सासाराम स्टेशन से ठीक पश्चिम है, जहां यहाँ पर करवंदिया और परहेजा स्टेशन के पास में एक दुसादी गांव है। दुसादी गांव के पास जो है डीएफसीसी लाइन पर मालगाड़ी के 13 जो डिब्बे हैं वो बेपटरी हो गए। 13 मालगाड़ी की जो डब्बे थे बेपटरी होने के बाद भी जो है रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहाँ पर तुरंत रेल प्रशासन के लोग पदाधिकारी एवं डीएफसीसी लाइन के भी वरीय पदाधिकारी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जहाँ युद्ध स्तर पर परिचालन के लिए कार्य जारी है। वहीं डीएफसीसी के पदाधिकारी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर कार्य जारी है और यहाँ पर जो है इस डीएफसीसी लाइन पर जो है पूरी तरह से परिचालन जो है शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 13 मालगाड़ी के जो डब्बे जब बेपटरी हुए उसके बाद में जो है आसपास के लोग में सहम गए, क्योंकि इसलिए कि जब 13 मालगाड़ी के डब्बे जो है बेपटरी हुए, बेपटरी होने के बाद में कुछ मालगाड़ी के डब्बे जो है आसपास बिखर गए, कुछ खेतों में चले गए। खेतों में बिखरने के बाद लोगों में एक भय व्याप्त हो गया, सहम से गए लोग। अब लेकिन डीएफसीसी के जो पदाधिकारी है वहाँ पर पहुँच गए हैं और पहुँचने के साथ ही युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है। कार्य शुरू होने के साथ ही अब दावा किया जा रहा है कि जो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर जो है परिचालन जो है शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पंडित दीनदयाल गया रेलखंड पर इस तरह के आए दिन हादसे होने के बाद जो है रेल प्रशासन पर अब लोग सवाल खड़ा करने लगे हैं कि आखिर पंडित दीनदयाल और गया रेलखंड पर इस तरह की घटना जो है सासाराम और गया के बीच अक्सर आए दिन हो रहे हैं, जिससे लोगों को अब रेल प्रशासन को लेकर लोग मतलब कि अब कई तरह के सवाल खड़ा करने लगे हैं। सासाराम से इंडिया वॉइस के लिए दयानंद तिवारी। रायबरेली में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला क्या है बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। रायबरेली में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार सड़क हादसे के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, रायबरेली जिले में लगातार सड़क हादसे होने के कारण लोगों की मौतें जा रही हैं और इसको लेकर काफी चर्चाएं बनी हुई हैं। आपको बता दें, हफ्ते भर में करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की सड़क हादसे में जान गई है। ताजा मामला रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के जदौर गांव के पास का है, जहां बाइक सवार 2 लोग नशे में धुत होकर बाइक चला रहे थे और नशे में होने के कारण वो बाइक लेकर खाई में जा गिरे, जहां पर मौजूद लोगों द्वारा उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज अभी भी जारी है। तो आपको बता दें, लगातार सड़क हादसे के कारण लोगों की जान जा रही है और इसको लेकर जिला प्रशासन काफी सतर्क है और लोगों को सड़क सुरक्षा सप्ताह के दरमियान कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया गया था और बताया गया था बिना हेलमेट के और नशे में होकर गाड़ी न चलाएं। लेकिन इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार लोगों की जान जा रही है और लोग अभी भी नशे में और बिना हेलमेट के सड़कों पर फर्राटा भरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब इसमें कमी लाने के लिए जिला प्रशासन क्या कदम उठाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सड़कों पर चेकिंग भी चलाई जाती है, उसके बावजूद भी लोग बिना हेलमेट के चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। जालौन में लगातार सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं विष्णु पांडे। जालौन में लगातार तेज रफ्तार का कहर जारी है, जहां जालौन में लगातार सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं ताजा मामला जालौन के 8 थाना क्षेत्र का है, जहां 8 थाना क्षेत्र के NHI 2027 पर एक बाइक में सवार होकर 3 लोग शादी समारोह में जा रहे थे, जहां पीछे से आई एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी है और टक्कर लगने से बाइक में सवार एक युवक उछलकर सड़क पर जा गिरा है, जिससे कि उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं आनन फानन में राहगीरों के द्वारा इसकी सूचना 8 थाना प्रभारी को दी गई है। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे 8 थाना प्रभारी ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा 2 घायल युवकों को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां जिला अस्पताल में घायल अवस्था में पहुंचे दोनों बाइक सवारों को डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर उचित उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। वहीं जब
मृतक युवक की सूचना उसके परिजनों को मिली तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। वहीं यह पूरा मामला जालौन के 8 थाना क्षेत्र के NHI 2027 का है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। उधर सुल्तानपुर में गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव। में गो तस्करों पर बड़ी कामयाबी बल्दी राय पुलिस को हासिल हुई है। आपको बता दें, जिला अधिकारी रवीश गुप्ता के आदेश पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 75 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी है, जिससे गो वंशों की तस्करी करने वाले गिरोह में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, पूरा मामला बल्दी राय थाना क्षेत्र का है, जहां पर इसौली गांव के रहने वाले नौशाद पुत्र इस्लाम की 75 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है, जिसमें 65 लाख का मकान और 10 लाख की पिकअप गाड़ी है। आपको बता दें, उप जिलाधिकारी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव बल्दी राय के मौजूदगी में ढोल बजाकर मुनादी करके इस कार्रवाई को सुनिश्चित किया गया। आपको बता दें, नौशाद पर पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस के लिए। उधर सीतापुर में किराए को लेकर यात्रियों और ड्राइवर के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा ने। किराए को लेकर टेम्पो ड्राइवर और मजदूरों में हुई जमकर मारपीट। आपको बता दें कि लखनऊ से सीतापुर आ रहे मजदूरों की टेम्पो चालक से जमकर मारपीट हुई, और वो भी किराए को लेकर। आपको बता दें कि लखनऊ से चले मजदूर किराए को लेकर सीतापुर आ रहे थे, और जब किराए की बातचीत हुई तो टेम्पो चालक ने उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया, और जब मजदूरों ने इसका विरोध किया तो टेम्पो चालक ने और अपने साथियों के साथ जमकर मारपीट की। उस मारपीट में 4 मजदूर घायल हो गए, जिसमें एक गंभीर है। ये पूरा मामला सिधौली कोतवाली क्षेत्र के NH 24 का है, जहां पर लखनऊ से सीतापुर अपने घर मजदूरी कर वापस लौट रहे मजदूरों से टेम्पो ड्राइवर ने किराए को लेकर मारपीट की। कहा तो मजदूर का कहना ये है कि हम लोग लखनऊ से सीतापुर किराया तय हुआ था, उसको लेके आ रहे थे। जब रास्ते में हम लोग पहुँचे तो उसने हमें सीतापुर की बजाय बीच रास्ते में ही उतार दिया, जिसको लेकर कहासुनी हुई और टेम्पो चालक ने हमारे साथ मारपीट की। फिलहाल मामला पुलिस के पास है और पुलिस जांच कर रही है कि ये मारपीट क्यों हुई। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। उधर उत्तराखंड में 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए धामी सरकार ने MOU साइन किए हैं। खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी अभय कायत्रा ने। उत्तराखंड के 4 धामों में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसका दावा जो धामी सरकार ने किया था वो अब धावा धरातल पर उतरने लगा है। दावे के अनुरूप अब धामों के यानी जहां पर पैदल रास्ते हैं उन धामों पर रोपवे की सुविधाएं होंगी, और आज उसकी शुरुआत हो गई है। PPP के माध्यम से यमुनोत्री धाम में रोपवे का निर्माण यहाँ पर होगा। PPP मोड पर इसका संचालन होगा। 167 करोड़ की लागत से यमुनोत्री धाम का रोपवे यहाँ पर बनेगा। खरसाली से यमुनोत्री धाम तक इस रोपवे का निर्माण यहाँ पर होगा। 3.38 किलोमीटर का रोपवे यहाँ पर बनेगा, यानी जो 6 किलोमीटर की दूरी पहले यात्रियों को पैदल तय करनी पड़ती थी, अब वो 15 से 20 मिनट में इस रोपवे के माध्यम से धाम तक सुगमता के साथ पहुँच सकते हैं। सरकार का दावा है कि ऐसे ही रोपवे केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भी स्थापित किए जाएंगे। उनका भी निर्माण काम जल्द शुरू होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का काम यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसका दावा धामी सरकार लगातार कर रही है। निकट भविष्य में ये दावे धरातल पर भी उतरेंगे और जनता और सैलानियों को लाभ भी मिलेगा। कैमरामैन नसरुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बुलंदशहर में एक शादी समारोह में डीजे पर डांस करने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में शादी समारोह में डीजे पे डांस करने को लेकर हुआ विवाद में एक व्यक्ति की हुई मौत। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के एक मैरिज होम में शादी समारोह में बाराती और घरातियों में डीजे पे डांस करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि डीजे पर ही जमकर झगड़ा हुआ और मारपिटाई हुई। एक अजय नाम के व्यक्ति के गंभीर चोट आने से मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही आला अधिकारी मैरिज होम पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए।
वहीं मृतक के परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद सबको कब्जे में लेकर पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं इस मामले में एएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि डीजे पे डांस को लेकर विवाद मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 3 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है और इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान ने। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार एसयूवी कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिस पर सवार दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद वहां पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने ही पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए दोनों मृतकों के शव को पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है, जहां पर तेज रफ्तार एसयूवी कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाइक सवार दंपत्ति की मौके पर मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दोनों क्षतिग्रस्त वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और इसमें विधिक कार्रवाई करने की बात की है। थाना अध्यक्ष ने बताते हुए कहा कि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।